रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज जो स्टोरी हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट्स फ्रॉम इंट्रोडक्शन टू वुमेन्स राइटिंग, द ऑप्टिमिस्ट बाय बीना शाह। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। और अगर ऑप्टिमिस्ट वर्ड को देखें, ऑप्टिमिस्ट का मतलब है एक ऐसा बंदा जो दुनिया से या दुनिया के लोगों से अच्छाई की उम्मीद रखता हो। इस स्टोरी में हम टाइटल, सिग्निफिकेंस, की पॉइंट्स, करेक्टर, समरी और इसके जो थीम्स है सब डिस्कस करेंगे। टाइम वेस्ट के बगैर लेट्स गेट स्टार्टेड। पहले बात करते हैं बायोग्राफ़ी की, बीना शाह की बायोग्राफ़ी। इसकी डेट ऑफ बर्थ 1972 में हुई। ये एक पाकिस्तानी राइटर, कॉलमिनिस्ट और ब्लॉगर है, कराची में रहती है। बीना शाह इज़ अ पाकिस्तानी फ़िक्शन राइटर और फ़िक्शंस वगैरह भी लिखती है, नॉवेलिस्ट है, जर्नलिस्ट है, कॉलमिनिस्ट है। द एल्डेस्ट ऑफ 3 चिल्ड्रन, शी वॉज बोर्न इन कराची टू सिंधी फैमिली, और सिंधी फैमिली में इसकी परवरिश हुई। शी वॉज रेज्ड इन वर्जीनिया, यूनाइटेड स्टेट्स एज वेल एज़ कराची। फिर ये इसने यूनाइटेड स्टेट मूव किया था और कराची में भी रहती है, समटाइम्स कराची एंड समटाइम्स इन यूएसए। She obtained a BA in psychology from Wellesley College and a MA in educational technology from the Harvard Graduate School of Education USA. So ये दोनों डिग्रीज इसने यूनाइटेड स्टेट से ही ली है। Shah is a fellow of the University of Law as an alum of the International Writing Program. She is also a fellow of the Hong Kong. तो ये कुछ इंस्टीट्यूट्स हैं जिसके साथ इन्होंने काम किया था, ठीक है, वर्कशॉप्स इसने अटेंड किए थे। शाह इज़ द ऑथर ऑफ 4 नॉवेल्स। शाह जो हैं 4 नॉवेल्स की ऑथर है एंड 2 कलेक्शंस ऑफ शॉर्ट स्टोरीज़, और 2 कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज़ की ऑथर है। शी हैज़ बीन पब्लिश्ड इन इंग्लिश, इटालियन, फ्रेंच, स्पेनिश, डेनिश, चाइनीज़, जर्मन, तुर्किश एंड वियतनामीज़। तो ये जितने भी लैंग्वेजेस मैंने यहाँ पे मेंशन किए हैं, ये सब में जो है इसके जो वर्क्स हैं उनको ट्रांसलेट किया गया है। Her novel Slum Child was published in 2008, while a historical fiction novel about Sindh, A Season for Martyrs, was published in 2014. तो ये 2 नावल हैं, ये इसके जो है एक 2008 में और दूसरा 2014 में पब्लिश हुआ है बाय डेफनियम बुक्स। इन्होंने इसकी हेल्प की है, ठीक है। हर फिक्शन एंड नॉन फिक्शन हैव अपीयर्ड इन ग्रांटा, द इंडिपेंडेंट, सेफरी, क्रिटिकल मुस्लिम, इंटरलिटिक, द इस्तांबुल रिव्यू। तो ये अगेन कुछ ऐसे कलेक्शंस है जो इसने पब्लिश किए थे और इनके साथ काम भी किया था। बीना शाह वाज अ कंट्रीब्यूटिंग ओपिनियन राइटर फ्रॉम 2013 to 2014 for the International New York Times and an open columnist for Dawn, a newspaper. मीन्स इसने जो डाउन न्यूज़पेपर है उसके लिए कॉलम्स भी लिखे हैं, ठीक है। और ये जो पाकिस्तानी न्यूज़पेपर है डाउन, currently she also writes a column for the books and authors section of the Dawn. अब ये बुक्स वगैरह भी लिखती है, ऑथर भी है, ठीक है, डाउन न्यूज़पेपर के लिए बहुत कुछ लिखती है। शी आल्सो राइट्स अ कॉलम फॉर द बुक्स एंड ऑथर सेक्शन ऑफ द डाउन। शी हैज़ रिटन फॉर अल जज़ीरा। अल जज़ीरा जो कि एक न्यूज़ चैनल है, आपने सुना होगा इसके बारे में। तो उसके लिए स्क्रिप्ट्स वगैरह या कुछ और जो इम्पोर्टेंट चीज़ें वो लिखना। द हफकिंटन पोस्ट, द गार्डियन एंड द इंडिपेंडेंट। बीना शाह राइट्स एक्सटेंसिवली अबाउट पाकिस्तानी कल्चर, लेकिन इसके वर्क में ज़्यादातर आपको पाकिस्तानी कल्चर और सोसाइटी से रिलेटेड जो इश्यूज़ हैं वो देखने को मिलेंगे। वुमेंस राइट्स यानी जो फ़ीमेल की राइट्स है उनसे रिलेटेड, गर्ल्स एजुकेशन एंड इश्यूज़ pertaining to technology, education and freedom of expression. Her columns and her blog, The Feministani, have established Shah as one of the Pakistan's foremost feminists and cultural commentators. तो कुछ ऐसे ब्लॉग्स या कुछ ऐसे, जिसमें एक ब्लॉग का नाम है द फेमिनिस्टानी, कुछ नाम भी आप देख सकते हैं। सो इट मीन शी इज़ अ स्ट्रॉन्ग फेमिनिस्ट। तो इस नावल या इस ब्लॉग को, इस कॉलम को बहुत ज़्यादा पॉपुलरिटी मिली। शी हैज़ बीन अ फ्रीक्वेंट गेस्ट ऑन द BBC, PRI's, द वर्ल्ड एंड NPR. बीना शाह इज़ अ 2-time विनर ऑफ पाकिस्तान आगा अवार्ड्स फॉर एक्सेलेंस इन जर्नलिज्म। तो ये इसे अवार्ड्स मिले हैं, ठीक है, आगाई अवार्ड्स। हर शॉर्ट स्टोरी द लिविंग म्यूज़ियम ऑन द डॉक्टर नील्स, ये आप लोग पढ़ लीजिएगा, इजी है। मतलब जो ऐसे कुछ अवार्ड जो उसके वर्क्स जो इसने लिखे थे
उससे रिलेटेड कुछ जो अवार्ड्स है वो मिले हैं। Bina Shah was chosen by OK Pakistan as Best Writer of 2014. In 2017 she was selected as Bond's Miracle Women. तो ये भी कोई इदारा है, ठीक है, उसके लिए इसको सेलेक्ट किया गया था और 2017 में और 14 में बेस्ट राइटर के तौर पे। और 2022 में फिर क्या हुआ, शी वाज प्रेजेंटेड बाय द एम्बेसडर ऑफ फ्रांस टू पाकिस्तान। इसको जो है प्रेजेंट किया गया था एम्बेसडर ऑफ फ्रांस टू पाकिस्तान। Nicholas Gagley with the insignia of a Chevalier of the Order des Arts। ये फ्रेंच जो वर्ड्स है उनसे रिलेटेड है, ठीक है। In 2005 her short story The Optimist was published और 2005 में ये स्टोरी पब्लिश हुई। बीना लिव्स इन कराची, कराची में रहती है। वेयर शी आल्सो टीच राइटिंग पार्ट टाइम एट ज़ेबिस्ट यूनिवर्सिटी, ज़ेबिस्ट यूनिवर्सिटी में पढ़ाती है। इसका एक ब्रांच इस्लामाबाद में भी है, लेकिन मेन ब्रांच जो है ये कराची में है। और ये कहा जाता है ये भी ये जरदारी फैमिली से रिलेटेड है, मतलब उनका ही है ये इंस्टीट्यूट। तो शी इज़ इन्वॉल्व विद द आर्ट्स एंड कल्चर सीन, राइट्स एंड स्पीक्स ऑन वुमेंस इशूज़। अगेन ये वही चीज़ें डिस्कस हुई जो हमने पिछले स्लाइड में डिस्कस की है, ठीक है, कि ये वुमेन राइट्स के बारे में लिखती है, जो पाकिस्तान के सोशल इशूज़ उसके बारे में लिखती है। और ये जो एक ऑर्गेनाइजेशन है ओके के नाम से, उसके लिए इसको एज अ बेस्ट राइटर के तौर पे सेलेक्ट किया गया था। और इसके जो ब्लॉग्स हैं जिसमें फेमिनिस्टानी जो एक ब्लॉग इसने लिखी थी या कॉलम थी, वो उसको बहुत ज़्यादा पॉपुलरिटी मिली। अब इसके अगर पॉइंट्स की बात करें ये नावल की, सॉरी ये शॉर्ट स्टोरी की, द ऑप्टिमिस्ट। सो ये जो है फर्स्ट पर्सन नरेशन है और इसमें जो हमारे पास करेक्टर्स है वो दो इम्पोर्टेंट करेक्टर्स, एक राहिला है और दूसरा जो है अदनान है। सेटिंग इज़ कराची एज वेल एज़ इंग्लैंड एंड द टाइम इज़ द 19। सेटिंग जो है दो जगहों पे रखी गई है, कराची और इंग्लैंड, और 1990s का टाइम है। सिंपल लैंग्वेज यूज़ की गई है और जो टोन है इसका ये सीरियस है। और लिटरेरी डिवाइसेस जो है फ्लैशबैक हैज़ बीन यूज्ड। इट वाज पब्लिश्ड इन 2005, 2005 में इसको पब्लिश किया गया। और ये किस्म का सटायर है पाकिस्तानी सोसाइटी पे, इमिग्रेंट्स पे, अरेंज मैरिज पे। इमिग्रेंट्स इसलिए क्योंकि जो राहिला है वो बाहर रहती है, ठीक है। सो आपको बेहतर समझ आएगी जब हम इसकी समरी डिस्कस करेंगे कि राहिला का क्या सीन है और अदनान का क्या करेक्टर है, इसमें क्या रोल है। टाइटल सिग्निफिकेंस की बात करें, द ऑप्टिमिस्ट इज़ रेफरिंग टू अदनान, अ करेक्टर हु कंसिडर्ड हिमसेल्फ एन ऑप्टिमिस्ट ऑल्दो ही वाज होपफुल टूवर्ड हिज हैप्पी लाइफ। ये बहुत ही मासूम करेक्टर है अदनान, ठीक है। ये ऐसा करेक्टर है, इसकी जो शादी इसकी जो शादी होती है वो किससे होती है, राहिला से। सो राहिला जो है वो आउट ऑफ कंट्री रहती है, इंग्लैंड साइड रहती है, तो ऑब्वियसली उसके ख़यालात उसके सब कुछ डिफरेंट होते हैं। लेकिन अदनान जो है वो एक ब्रॉड माइंडेड तो है, लेकिन वो चाहता है कि राहिला से इसकी शादी हो। राहिला से जब शादी होती फिर भी राहिला इसके साथ खुश नहीं रहती, क्योंकि इनके थिंकिंग में बहुत फ़र्क होता है। अब आप सोच रहे हैं कि ऑप्टिमिस्ट का एज स्टेट के स्टार्ट में मैंने बताया, एक ऐसा शख्स जो दुनिया वालों से या दुनिया से अच्छाई की उम्मीद रखता हो। तो यहाँ पे जो हमारे करेक्टर है अदनान, वो भी यही सोचते हैं कि यार अगर उसने मुझे लीव किया है, लास्ट में ये होता है ना कि उसे लीव कर देते, तो ये फिर भी पुरुमीद रहता है। ऑप्टिमिस्ट मीन्स पुरुमीद, ऑप्टिमिस्टिक पुरुमीद, ऑप्टिमिस्ट एक ऐसे शख्स जो हमेशा पुरुमीद रहता हो। तो ये फिर भी होपफुल रहता है या ऑप्टिमिस्टिक रहता है कि कभी ना कभी राहिला जो है वापस आएगी और मुझसे जो है जो प्यार जो इजहार है वो करेगी, क्योंकि ये राहिला से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, लेकिन राहिला जो है जो एज अ रिटर्न जो है प्यार नहीं लौटाती। करेक्टर, सबसे पहला करेक्टर है हमारे पास राहिला। ये एक मॉडर्न पाकिस्तानी गर्ल है, इमिग्रेंट है, किस मतलब कहाँ से मूव करती, इंग्लैंड से पाकिस्तान की तरफ मूव करती है और वेस्ट कल्चर को टोटली लाइक करती है और उसमें कम्प्लीटली खो चुकी है, ठीक है। शी इंजॉय ड्रिंकिंग एज वेल एज डांसिंग, ये ड्रिंकिंग भी करती है, डांस भी करती है। शी डिसलाइक हर ओन कल्चर नेमली ईस्टर्न कल्चर। इवन ये अपनी कल्चर, हालांकि ये पाकिस्तान से है, लेकिन अपने कल्चर को जो है डिसलाइक करती है, ईस्टर्न कल्चर को डिसलाइक करती है। एंड शी वॉज द विक्टम ऑफ अरेंज मैरिज, और इसकी अरेंज मैरिज होती है। तो एक वेस्ट की लड़की के लिए अरेंज मैरिज करना दैट्स टू डिफ़िकल्ट। सो दैट्स वाई देयर आर मैनी पॉइंट्स
which we will raise in in summary. Meanwhile, her character represents a simulation. इसके जो कैरेक्टर है वो किस चीज़ को सिम्बलाइज़ करता है, किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है? सिमुलेशन को, प्रिजुडिस को, तहस्सुब जिसम कहते हैं, मिसजजमेंट को, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट फेमिनिज़म को. शी वाज एरीज़, ये एक किस्म का जो सिंबल होता है, आप लोगों ने इसके बारे में पढ़ा. कैप्रिकॉर्न है, एरीज़ हैं, ठीक है. अदनान वाइफ, अदनान की वाइफ है, हु ग्रू अप इन इंग्लैंड, इंग्लैंड में इसकी परवरिश होती है. और नहीद जो है इसकी यंगर सिस्टर है, ठीक है. नहीद जो है राहिला की यंगर सिस्टर है. फिर करेक्टर है हमारे पास अदनान. ये स्टोरी के प्रोटोगनिस्ट है, 27 साल के हैं, पाकिस्तान में रहते हैं, ब्रॉड माइंडेड पर्सन है, ठीक है. और ये राहिला से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं, और इसे जो है अपनी वाइफ सेलेक्ट करते हैं. और इसका जो स्टार है, जैसे इसका एरीज़ है और इसका लियो है, ठीक है, विच रिप्रेजेंट्स और इज़ अ साइन ऑप्टिमिज़म. और ये लियो किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है? ऑप्टिमिज़म को, यानी पुरुमीद शख्स. नरेट्स द स्टोरी. कुछ पार्ट्स जो है स्टोरी के ये नरेट करता है, 2 पार्ट्स, और एक पार्ट, इस स्टोरी के 3 पार्ट्स हैं, और एक पार्ट जो है राहिला नरेट करती है. और ट्रैवल एजेंसी में काम करता है. इसका जॉब क्या है? ट्रैवल एजेंसी में काम करना. और पेरेंट्स का इकलौता है, ठीक है. राहिला जो है ये इसकी कज़न है, मतलब राहिला से जब इसकी शादी होती है तो राहिला है कौन है? राहिला जो है इसकी कज़न है. आई होप आपको यहाँ तक समझ आई होगी, करेक्टर्स तक. अगर आप यहाँ तक पहुँच गए तो आगे आपके लिए समरी बिल्कुल ईजी है. सो एज आई सेड कि ये पूरे स्टोरी में क्या होता है, ये 2 करेक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, और इन्हीं 2 करेक्टर्स के इर्द गिर्द ये पूरी स्टोरी जो है रिवॉल्व करती है, ठीक है. अब स्टोरी का आगाज़ करते हैं. इस स्टोरी के 3 पार्ट्स हैं. पहला पार्ट जो है अदनान नरेट करता है, ठीक है. अदनान जो है डिस्कस करता है कि कैसे उसके पेरेंट्स खुश हुए जब उसने राहिला से शादी का फ़ैसला किया. और राहिला जो है अदनान की लाइक कज़न है, इंग्लैंड में रहती है. दूसरे पार्ट, अब पहला पार्ट ख़त्म हुआ. पहले पार्ट में क्या हुआ? अदनान नरेट करता है और ये बताता है कि मेरी जो फैमिली है वो बड़ी खुश हुई जब मैंने उसे ये बताया कि मैंने राहिला से शादी करनी है और राहिला से शादी करने का फ़ैसला किया है. राहिला कौन है? राहिला अदनान की कज़न है जो कि इंग्लैंड में रहती है. सो ये पहला पार्ट था, ख़त्म हो गया. अब दूसरा पार्ट में क्या होता है? दूसरे पार्ट में ये है कि दूसरे पार्ट को जो है राहिला नरेट करती है. पहले पार्ट को अदनान ने नरेट किया, दूसरे पार्ट को राहिला नरेट करती है. राहिला नरेशन देती है जब वो कमरे से बाहर आती है तो घर वाले उससे कहते हैं, अब यहाँ पे सीन जो है चेंज हो रहा है, ठीक है. राहिला नरेट कर रही है. राहिला क्या कहती है कि मैं जब कमरे से बाहर आई तो घर वाले मुझे कहते हैं कि तुम्हारे लिए प्रपोज़ल आया है. और वो कहते हैं, यानी घर वाले कहते हैं कि उन्होंने वो प्रपोज़ल तुम्हारे लिए एक्सेप्ट कर लिया है और अब तुम्हें शादी की तैयारी करनी चाहिए. राहिला ये न्यूज़ सुन के शॉक हो जाती है, क्योंकि बरतानिया में ऐसा नहीं होता. वो और राहिला जो है लिबर्टी पे बिलीव करती है और ख़ुद की चॉइस पे बिलीव करती है. और राहिला जो है प्रपोज़ल को रिजेक्ट करती है और ये कहती है कि मैं पाकिस्तान नहीं जाऊंगी. आपने मूवीज़ देखे होंगे, लाहौर नहीं जाऊंगी, पंजाब नहीं जाऊंगी, लेकिन यहाँ पे ये क्या कहती है कि मैं पाकिस्तान नहीं जाऊंगी. इस पर भी एक मूवी वैसे बननी चाहिए. लेकिन खैर, अब क्या होता है कि जब ये कहती है कि मैं पाकिस्तान नहीं जाऊंगी, लेकिन पेरेंट्स फिर भी उसे मानने की मतलब मनाने की कोशिश करते हैं. यानी जो राहिला के पेरेंट्स हैं वो उसे मनाने की कोशिश करते हैं कि अदनान अच्छा लड़का है, ट्रैवल एजेंसी में काम करता है, और जब भी तुम्हारा दिल चाहे हमसे मिलने आ सकती हो. पेरेंट्स जो है इमोशनल ब्लैकमेल कर रहे हैं अपनी बेटी को, यानी राहिला को. और पेरेंट्स बीमार भी होते हैं. अब पेरेंट्स जो है वो बीमार हो जाते हैं. इसके अब्बा को जो है हार्ट अटैक की वो हार्ट अटैक होता है, और माँ भी इसकी बीमार हो जाती है. तो अब राहिला जो है कुछ मान जाती है. जब ये अपने पेरेंट्स की ये हालत देखती है तो ये मान जाती है अरेंज मैरिज के लिए. किसके साथ? अदनान के साथ. कि चाहे जो कुछ भी हो, अब मैं पाकिस्तान जाऊंगी शादी करने. किसके साथ? अदनान के साथ. खैर, अब यहाँ पे दूसरा जो पार्ट है, मींस फर्स्ट को किसने नरेट किया था? अदनान ने. दूसरे पार्ट को नरेट किया था राहिला ने. अब अगेन तीसरे पार्ट को कौन नरेट कर रहा है? अदनान. अब थर्ड पार्ट दोबारा नरेट कर रहा है अदनान. अदनान क्या कहता है? अब शादियों की तैयारी हो रही है, शादी की तैयारियां में सारे बिज़ी हैं और ऑल द फैमिली जो है खुशियाँ सेलिब्रेट कर रही है शादी से पहले. अब राहिला जो है अदनान को बताती है कि उसे कोई उम्मीद ना रखे, क्योंकि आपसे शादी करना मेरी चॉइस नहीं बल्कि मेरे पेरेंट्स की चॉइस है.
वो अपने पेरेंट्स की खुशियों के लिए ये कर रही है। लेकिन अदनान सोचता है कि शायद बाद में मेरी जो मोहब्बत है उसको चेंज कर देगी। देखो, मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, अदनान इससे बहुत ज़्यादा प्यार करता है, ठीक है, राहिला से बहुत ज़्यादा प्यार करता है, लेकिन राहिला रिटर्न में कुछ भी नहीं देती। राहिला बिल्कुल अदनान से प्यार नहीं करती। वो क्यों? क्योंकि राहिला जो है, हालांकि दोनों ब्रॉड माइंडेड हैं, एक ईस्टर्न कल्चर का है, दूसरी जो है वेस्टर्न कल्चर की है, लेकिन उसके बावजूद इनकी जो सोच है, जो राहिला कहती है कि हमारे साइड पे यानी वेस्ट में अरेंज मैरिजेस नहीं होते, हम लव मैरिज पे बिलीव करते हैं। तो फिर अदनान कोशिश भी करता है कि यार उसे जो प्यार है, मतलब मुकम्मल उसको जो है जो प्यार है वो दे सके, लेकिन फिर भी राहिला नहीं मानती। खैर, अब क्या होता है, जब हमने स्टोरी छोड़ी थी यहाँ से हम दोबारा स्टार्ट करते हैं। अब जो राहिला है वो क्या कहती है अदनान से कि ये मेरी चॉइस, ये शादी करना मेरी चॉइस नहीं बल्कि मेरे पेरेंट्स की चॉइस है। वो अपने पेरेंट्स की खुशियों के लिए ये कर रही है। क्या कर रही है? मतलब तुमसे शादी कर रही हूँ, अदनान से शादी कर रही हूँ। लेकिन अदनान सोचता है कि शायद बाद में मेरी जो मोहब्बत है उसको चेंज कर देगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। चीज़ें बदतर से बदतर होती जाती है। राहिला जो है उसे इजाज़त नहीं देती कि वो उसे टच करे या उसके करीब जाए, ठीक है। अब राहिला के पेरेंट्स वापस इंग्लैंड चले जाते हैं। राहिला और अदनान उसे एकम्पनी करते, मतलब एयरपोर्ट तक छोड़ते हैं। और राहिला जो है अदनान से कहती है कि तुम गाड़ी में बैठ जाओ, मैं बाद में आती हूँ, ठीक है। अदनान सोचता है कि शायद उसे कुछ टाइम चाहिए अपने पेरेंट्स से बात करने के लिए। अदनान जो है कार में बैठ जाता है। अब जहाज़ उड़ जाता है लेकिन राहिला नहीं आती। अब सीन क्या है? सीन ये है कि वो भी अपने पेरेंट्स के साथ निकल जाती है। कौन? राहिला। राहिला अदनान को ये कहती है कि तुम गाड़ी में बैठ जाओ, मैं आती हूँ। अदनान बेचारा क्या सोचता है, अदनान तो मासूम बंदा था। अदनान ने सोचा कि शायद यार उसने कुछ बात करनी है अपने पेरेंट्स से, तो मैं गाड़ी बैठ जाऊँ। अब जैसे ही वो गाड़ी में बैठता है, क्या होता है, तो जहाज़ उड़ जाता है, ठीक है। वो अपने पेरेंट्स के साथ निकल जाती है। अदनान जो था, अब अदनान क्या कर रहा है, अदनान गाड़ी में बैठ के म्यूज़िक सुन रहा था और डे ड्रीमिंग में था, मतलब दिन में जो ख्वाब देखना, कहते हैं ना, दिन में तारे दिखाना या दिन में ख्वाब देखना, अदनान वो सीन कर रहा था। अदनान ख्वाब देख रहा था, दिन के ख्वाब देख रहा था। जैसे ही उसकी अदनान की आँख खुली, देखा कोई भी नहीं था। अदनान को लगा राहिला जो है मैकडोनल्ड गई है कुछ खाने के लिए और मैं कार में वेट करता हूँ। अब अदनान अपने साथ, मतलब अब जो मैं कहता हूँ ना, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन जिसे हम कहते हैं, अपने साथ खुद बातें करना, अपने साथ बात करना, अपने आप को मनाना। अदनान अपने आप को अंदर से सेटिस्फाइड कर रहा है कि राहिला इसलिए लेट हो रही है, शायद वो मैकडोनल्ड गई हो खाना खाने के लिए, शायद उसे भूख लगी हो या अपने पेरेंट्स के साथ बिज़ी हो। खैर, अदनान तो बिज़ी है म्यूज़िक में। अब मैकडोनल्ड, जब उसने ये सोचा कि शायद वो मैकडोनल्ड गई कुछ खाने के लिए और मैं कार में वेट करता हूँ, 30 मिनट के बाद मुझे यकीन हुआ। अदनान क्या कहता है कि 30 मिनट के बाद मुझे यकीन हुआ वो मुझे छोड़ के चली गई है। लेकिन मैं बेड लक पे, अदनान क्या कहता है कि मैं बेड लक पे यकीन नहीं रखता। मैं इंग्लैंड जाऊंगा, उसे तलाश करूंगा और उसे कहूंगा आई लव यू सो मच। मैं जो हूँ लाइक जो ट्रैवल एजेंट था, मतलब ये जो ट्रैवल एजेंसी में ये काम करता था, कहता है कि मैं वो जॉब छोड़ने के लिए तैयार हूँ। मैं वो जॉब छोड़ दूँगा और इंग्लैंड जाके टैक्सी चला लूँगा, लेकिन राहिला को सर्च करूँगा और राहिला से मिलूँगा और राहिला शायद मेरे पास वापस आ जाए। अब यहाँ पे आप ऐसा, ये अदनान क्यों ऐसा सोच रहा है? एज़ आई सेड, ये जो स्टोरी का नाम है ये ऑप्टिमिस्ट है। ऑप्टिमिस्ट मतलब यहाँ पे अदनान को ऑप्टिमिस्ट शो किया गया है। मींस अदनान पर उम्मीद है। अदनान कहता है कि यार चाहे जो भी हो, शायद राहिला जो है उसके दिल में मेरे लिए मोहब्बत जाग उठे, कहीं ना कहीं जो है वो मुझे मिल जाए इंग्लैंड में और मैं उससे दोबारा मिलूं, और इसलिए वो वापस इंग्लैंड निकल जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पे जो है स्टोरी की एंडिंग होती है। अदनान इंग्लैंड निकल जाता है राहिला को सर्च करने के लिए। अब वो सर्च करता है या नहीं करता है ये आपको कौन बताएगी? बीना शाह। आप लोग उससे मिले, वो आपको बता देगी कि अदनान को राहिला मिला या नहीं। थीम्स, सबसे पहला थीम है हमारे पास अरेंज। अच्छा, आप लोग कहते हो कि यार आप सिर्फ पॉइंट्स लिखते हो, मैं यहाँ पे आप लोगों को एक्सप्लेन भी करूँगा थीम्स। थीम्स को आप लोगों ने गौर से सुनना है, थीम्स की भी चांसेस होते हैं पेपर में आने की। देखो, सबसे पहला थीम है अरेंज मैरिज। अरेंज मैरिज क्यों? देखो, पूरे स्टोरी में क्या है, पूरे स्टोरी में
अरेंज मैरिज की बात होती है। किसकी अरेंज मैरिज की बात? अदनान और राहिला की। अदनान क्या चाहता है? राहिला को। और राहिला क्या चाहती है? अदनान को नहीं चाहती। राहिला जो है एक डांसर टाइप है, ड्रिंकिंग करती है, वेस्ट के कल्चर को ज़्यादा प्रेफर करती है इंस्टेड ऑफ ईस्टर्न कल्चर। सो वो इस चीज़ों पर बिलीव करती है। अब इन दोनों की अरेंज मैरिज क्यों होती है? क्योंकि जो राहिला के पेरेंट्स हैं वो राहिला को ब्लैकमेल करते हैं कि भाई तुमने शादी करनी है, ये प्रपोज़ल है तुम्हारे लिए, और ये जो है हम तुमसे नहीं पूछेंगे कि तुमने जो है तुम्हें कोई लड़का पसंद है, क्योंकि हमारे ईस्ट में यानी पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, मालदीव, इस तरह ममालिक में ये चीज़ें नहीं चलती। आपको डायरेक्ट बताया जाता है कि आपकी शादी है, अपने आप को तैयार रखो। तो ये अरेंज मैरिज होती है किसकी? राहिला और अदनान की। मतलब एक किस्म का हम कहते हैं कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। फिर हमारे पास है फेमिनिज़म। फेमिनिज़म का एक थीम है। फेमिनिज़म का थीम इस तरह है, देखो ये अब मैं इस पर एक अलग वीडियो भी बनाऊंगा कि इस नावल को हम फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव के लेंस से देखेंगे। सो उस वीडियो में आपको बेहतर समझा सकूंगा। यहाँ पे मैं इस पॉइंट को डिस्कस नहीं करूँगा, आप लोगों ने उस वीडियो को ज़रूर देखना है। मैं नेक्स्ट वीडियो उसी से रिलेटेड बनाऊँगा। फिर हमारे पास है कल्चर क्लैशेस। कल्चर क्लैशेस किस तरह है? एक पाकिस्तानी है, दूसरा इंग्लैंड का है। सो उनके कल्चर में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। वो इस तरह एक पैंट शर्ट पहनती है, मतलब जो राहिला है, और डांस करती है, ड्रिंकिंग करती है। और यहाँ पे हमारा जो करैक्टर है अदनान, वो बेचारा जो है इन चीज़ों से बहुत दूर है, और वो अपनी मासूमियत की वजह से इवन एयरपोर्ट पे उसे छोड़ देता है। जैसे ही वो छोड़ता है तो वो जो राहिला है वो अपनी पेरेंट्स के साथ यानी अपनी फैमिली के साथ निकल जाती है। लेकिन अदनान बड़ा पॉजिटिव करैक्टर शो किया गया है, फिर भी पुरुम्मीद रहता है कि कहीं ना कहीं जो है वो उसे मुझे मिल जाएगी। तो यहाँ पे कल्चर क्लैशेस भी शो किए गए हैं कि एक के कल्चर, मतलब इंग्लैंड का कल्चर ऑब्वियसली डिफरेंट है, पाकिस्तान का डिफरेंट है। ऑप्टिमिज़म आई एम डिस्कसिंग अगेन एंड अगेन। कौन ऑप्टिमिस्ट बंदा है यहाँ पे पूरे नावल, पूरे स्टोरी में? दैट्स द ओनली करेक्टर, हिज नेम इज़ अदनान। लव जस्ट वन साइडेड है, आप वन साइडेड लव कह सकते हैं। किसका वन साइडेड लव है? अदनान का। अदनान जो है, देखो ये जो मोहब्बत होती है, नफ़रत होती है, ये दो तरफ़ा होती है। एक तरफ़ा मोहब्बत और एक तरफ़ा जो नफ़रत है, ये बहुत ख़तरनाक होती है। तो इसी तरह अब ये एक तरफ़ा मोहब्बत थी, किसकी? अदनान की। और अदनान जो है वो बेचारा अपने आप को जो है ज़लील करता है, अपने आप को जो है सफ़र करता है बहुत सी जगहों पे, किसको सर्च करने के लिए? अपने लव को, यानी राहिला को। लेकिन राहिला उसे बिल्कुल शी डज़न्ट लाइक हिम एंड शी डज़न्ट वांट टू लिव विद हिम, शी जस्ट वांट टू बी इंडिपेंडेंट, शी वांट्स लिबर्टी। So that's the main points which Rahila wants, and she believes on these all things, and she believes on choices. So she doesn't want this, that there should be arranged marriage between me and you. And even she says to Mr. Adnan that I want to be, or I want to do love marriage, because in West love marriage is preferred more and more, not arranged marriage. Well, the last point, deceiving someone. किसको धोखा दिया गया? आपको बेहतर पता है, अदनान को धोखा दिया गया। हम हमेशा कहते हैं ना कि लड़के धोखा देते हैं, लेकिन यहाँ पे लड़की धोखा दे जाती है। किसको? अदनान को। अदनान बेचारा एयरपोर्ट पे वेट कर रहा होता है और ये निकल जाती है बिना बताए अपने पेरेंट्स के साथ। तो दोस्तों यहाँ पे वीडियो की एंडिंग होती है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम इस शॉर्ट स्टोरी को फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव से देखेंगे, और वो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होगी, क्योंकि आपको पता है अभी आप आगे सेमेस्टर में आ चुके हो। सो इस तरह चीज़ें आपसे नहीं पूछी जाती कि आपने समरी बतानी है। सिर्फ समरी का आपको पता होना चाहिए, क्योंकि जब आपको समरी का पता हो तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सो इस तरह सवालात आपसे कि इस नावल को अपने फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव के लेंस से देखना है, इस नावल को अपने पोस्ट कॉलोनियल पर्सपेक्टिव, या इस स्टोरी को अपने फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव। सो ये इस तरह क्वेश्चंस रेज होते हैं, टेक्निकल क्वेश्चंस रेज होंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।